हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स आपके लिए लेके आई हूँ। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही है। कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस है जिससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन अभी मैं आपको समझाती हुई चलूंगी। कल हमारा एग्जाम है, ठीक है, कल हमारा सीटेट का एग्जाम है, तो अब हमें ज्यादा बर्डन नहीं देना है। मैं आपको शुरू से बता चुकी हूँ कि एग्जाम के एक दिन पहले हमें कुछ नया टॉपिक नहीं पढ़ना और ना ही कोई बर्डन लेना है, बल्कि टेंशन फ्री होकर रहना। आप आज के दिन अगर रिवीजन वर्क के कुछ वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो देखिए, रिवीजन वर्क करिए, जो नोट्स बना चुके हैं उसे एक बार देख लीजिए, लेकिन कोई नया टॉपिक स्टार्ट करने की गलती मत करिएगा, क्योंकि नया टॉपिक अगर हम पढ़ते हैं एग्जाम के एक दिन पहले तो हम बहुत ज़्यादा मतलब कि बर्डन फील करते हैं। ये बर्डन फील करते हैं कि हमें ऐसा महसूस होता है कि हमें कुछ आ नहीं रहा। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और आपको नया टॉपिक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आप जो पढ़ चुके हैं बहुत है आपके लिए, सफिशियंट है वो आपके एग्जाम के लिए, जितना आप पढ़ चुके हैं। अगर शुरू से आप मेरे चैनल पे बने हुए हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। ये एग्जाम में जाने के बाद आपको पता चलेगा कि सारे वीडियो देखने के बाद आप जब एग्जाम में जाएंगे, जब पेपर देने जाएंगे, उस समय जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तब आप समझिएगा कि मतलब कि थ्योरी और प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर दोनों साथ साथ करने के कितने फायदे हैं, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि सभी के पेपर बहुत ही अच्छे जाएंगे। जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो, जो नहीं देख रहे, जो मेरे चैनल पे बने हुए, जो नहीं बने हुए, सभी बच्चों का पेपर बहुत अच्छा हो, बहुत सभी पेपर क्लियर करके आए और बहुत अच्छे नंबर से, क्योंकि हमारा नंबर अगर बहुत अच्छा आता है तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल आता है, ठीक है। वो कॉन्फिडेंस लेवल हमारे नेक्स्ट एग्जाम के लिए आता है। मान लीजिए हम 90 नंबर ला के भी हम क्लियर करते हैं एग्जाम, लेकिन वही अगर 100 से ऊपर आता है तो क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो ऊपर होता है, और फिर हमारे अगले एग्जाम के लिए भी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम DSSB की तैयारी करें, BPSC की तैयारी करें, या और भी कोई जितने भी एग्जाम आ सकते हैं, जितने भी कॉम्पिटिशन के एग्जाम होते हैं उनके लिए भी हमारा कॉन्फिडेंस लेवल आगे बढ़ता है। तो इसलिए मैं तो यही प्रार्थना करूंगी कि सबके जितने बच्चे हैं सभी के 100 से ऊपर आए, ठीक है, और 100 से ऊपर अपनी मेहनत से आए, आपकी तैयारी के कारण आए। तो बेटा अभी मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ही करा रही हूँ आज की वीडियो में। इसमें क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं लेके आई हूँ आज। कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी, उससे रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन कराऊंगी। दूसरी एक चीज और मैं बताना चाह रही हूँ कि मैंने एक वीडियो डाला है जिसमें कि कुछ ट्रिक्स बताए हैं, टिप्स बताए हैं मैंने कि किस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दो चीजों पे ध्यान दिया जाता है। जो भी हमारा पेडालॉजी के क्वेश्चन जितने बनते हैं उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दो चीजों पे ध्यान दिया जाता है। तो वो वीडियो आप जाके जरूर देखें। वो वीडियो अगर आप एक बार देख लेंगे तो आपके पेडालॉजी के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो प्लीज वो वीडियो आप जरूर देखें। तो चलिए अब टाइम वेस्ट किए बिना हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, क्या है, पिंड जिसमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं है लेकिन वह तारों की रोशनी से चमकते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तारा, तो तारा तो है ही नहीं, क्योंकि तारों की रोशनी से चमकते हैं, तारा नहीं हुआ। तारामंडल, तारामंडल भी नहीं होगा, तारों के समूह को तारामंडल कहा जाता है। फिर ये भी नहीं हुआ। ग्रह, तो ग्रह हमारा सही ऑप्शन है। खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड भी नहीं होगा, ठीक है। ग्रह हमारा सही ऑप्शन है। तो क्या है हमारा पिंड, जो पिंड जो जिसमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वो तारों की रोशनी से चमकते हैं उन्हें कहा जाता है, उन्हें ग्रह कहा जाता है। याद रखिएगा, जो ग्रह है ना, पृथ्वी एक ग्रह है। पृथ्वी में अपनी रोशनी है नहीं, है ना, लेकिन वो जो सूर्य की रोशनी है, सूर्य भी एक तारा है, ठीक है। तो सूर्य की रोशनी से वो चमकता है, और अगर अंतरिक्ष से हम पृथ्वी को देखें तो एक चमकता हुआ दिखता है, वो नीला ग्रह, नीला मतलब नीले कलर का चमकता हुआ ग्रह दिखता है, बहुत ही चमकदार एक तारे की तरह दिखेगा। लेकिन जहाँ पे तारा और ग्रह में अंतर देखना हो, अगर आसमान में हम देख रहे हैं तो जो टिमटिमाता रहता है उसे तारा कहते हैं। याद रखिएगा, जो टिमटिमाता रहता है वो तारा होगा, और जिसकी लाइट बिल्कुल स्थिर होती है, टिमटिमाहट नहीं होती, वो ग्रह होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। तारा, तारामंडल, तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। खगोलीय पिंड, जो अंतरिक्ष में बहुत सारे पिंड होते हैं, उसमें तारा, ग्रह और उल्का पिंड, ये सारे होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, खगोलीय पिंड होते हैं। क्लियर है बेटा, तो ये सारे आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, स्थान, लोग, वस्तु, प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं कहलाते हैं। स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं कहलाते हैं। स्थल मंडल, तो स्थल मंडल नहीं होगा, क्योंकि ये किसी भी क्या है, स्थल, स्थान, लोग, वस्तुएं, प्रकृति। स्थल मंडल क्या होता है, जो हमारे जमीन होते हैं, स्थल होता है उसको स्थल मंडल कहते हैं, स्थान को स्थल मंडल कहते हैं। परिवेश, परिवेश क्या होता है, जिस परिवेश में हम पलते बढ़ते हैं उसको, मतलब वातावरण को परिवेश कह सकते हैं। पर्यावरण, तो पर्यावरण हो सकता है। और भी देखते हैं हम, जैविक संसाधन, जैविक संसाधन वो होता है जहां से हमें जैविक चीजें मिलती है, उसे जैविक संसाधन कहते हैं, ठीक है। संसाधन क्या होता है, जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है, वो संसाधन है।
तो क्या है, स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति किसी भी जीव को घेरे रहते हैं कहलाते हैं वो पर्यावरण कहलाता है। याद रखिएगा, पर्यावरण ही है स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति, इसमें ये सारी चीजें आती है वो पर्यावरण है। ठीक है। अब है, जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप इमेज से साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? क्या है, जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी इमेज के साथ, प्रतिरूप के साथ जोड़ दिया जाता है, यानी कि हम अपने दिमाग में ये बिठा लेते हैं कि वो व्यक्ति तो ऐसा ही है। जो पॉलिटी में मैं पढ़ा चुकी हूँ, पॉलिटी के रिवीजन वर्क में भी ये मैं करा चुकी हूँ, और पॉलिटी जब मैं डिटेल में करा रही थी तो वो भी, क्योंकि मैं आपको हमेशा बताती हूँ ये रूढ़िबद्ध धारणा, पूर्वाग्रह, भेदभाव, इस तरह की चीजें आती है। ये कोई भी आपको सेंटेंस दे देगा और ये पूछेगा कि ये क्या है, तो याद रखिएगा क्या है, जब जहाँ पे पूर्वाग्रह, जहाँ पे नकारात्मक भावना की बात आएगी कि हम किसी के लिए नकारात्मक भावना अपने मन में बिठा लेते हैं तो वो पूर्वाग्रह होता है। ठीक है। और किसी को हम किसी इमेज या प्रतिरूप के रूप में जोड़ देते हैं तो वो होता है हमारा रूढ़िबद्ध धारणा। याद रखिएगा, रूढ़िबद्ध धारणा होता है कि जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप या इमेज के साथ जोड़ दिया जाता है तो वो रूढ़िबद्ध धारणा है। इसका क्या मतलब होता है कि मान लो कि किसी पूरे समाज को हम बोलते हैं कि ये तो मतलब कि गांव के लोगों को ज्यादा लोग बोलते हैं कि गांव के लोग क्या होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, समझदार नहीं होते। शहर के लोगों को गांव के लोग बोलते हैं कि आलसी होते हैं, शहर के लोग लेट सो के उठते हैं, लेट सोते हैं, बहुत आलसी होते हैं। तो ये क्या हुआ, पूरे समाज को, पूरे समूह को एक इमेज में बांध दिया गया है कि ये तो ऐसे ही होते हैं। तो इस तरह की कोई भावना अगर हमारे दिमाग में हो तो वो क्या होता है, रूढ़िबद्ध भावना। भेदभाव क्या होता है, लड़के और लड़कियों में भेदभाव। ठीक है, भेदभाव अलग चीज है। रूढ़िबद्ध धारणा के तहत ही भेदभाव भी होता है। याद रखिएगा, लड़के और लड़कियों में भेदभाव, ऊंच नीच में भेदभाव, ये सब क्या है, भेदभाव है। फिर है प्रताड़ित। प्रताड़ित तो अलग चीज है कि किसी को बहुत ज्यादा परेशान करना, वो प्रताड़ित है। मूर्ति, मूर्ति मतलब किसी मूर्ति के क्या मतलब होता है, किसी इमेज में बांध देना। इमेज मूर्ति है तो इमेज होता है वो। ठीक है, तो रूढ़िबद्ध धारणा याद रखिएगा। और ज्यादातर हमारा क्वेश्चन आता है रूढ़िबद्ध धारणा, भेदभाव और पूर्वाग्रह। ठीक है, तो पूर्वाग्रह क्या, अगर यहीं पे आता कि किसी व्यक्ति के बारे में हम कुछ सोच, नकारात्मक हमारे दिमाग में कोई सोच होती है तो वो क्या है, वो पूर्वाग्रह है। ठीक है। अब देखिए, कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो रानी चिन्नम्मा ने किया था। याद रखिएगा, रानी चिन्नम्मा, इन्होंने कित्तूर में ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये कब की बात है, 1857 के विद्रोह की बात है। ये भी आपको याद रखना है कि 1857 के विद्रोह में कित्तूर में आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कौन थे, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। इसको थोड़ा सा मार के पूछ सकता है कि 1857 के विद्रोह में कित्तूर में आंदोलन को नेतृत्व करने वाले कौन थी, तो रानी चिन्नम्मा। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की थी, झांसी की। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है। मुगल वास्तुशिल्प किन किन चीजों का मिश्रण है, अरब और भारतीय शैली का नहीं, फारसी और भारतीय शैली का। बिल्कुल सही है, मुगल वास्तुशिल्प किसका मिश्रण है, फारसी और भारतीय शैली का। याद रखिएगा, जो उस समय मतलब कि शासन काल में, दिल्ली के शासन काल में जो वहाँ की लैंग्वेज थी वो भी फारसी ही थी। ठीक है, तो फारसी और भारतीय शैलियों का मिश्रण है। संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया उन्हें कहा जाता है। मतलब वैसे संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु उसका उपयोग नहीं किया गया हो। इसका मतलब क्या है कि वो संसाधन तो मिल चुका है लेकिन उपयोग नहीं किया गया है, लेकिन ये है कि भविष्य में इसका उपयोग किया जा सकता है, मतलब उपयोग करने की संभावना है। तो क्या होगा, ये संभावित संसाधन होगा। याद रखिएगा, क्या होगा, संभावित संसाधन। बेटा मैं अभी एक ज्योग्राफी का वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, उसमें कल मैंने अपलोड करे थे। उसमें क्या था कि मैंने ज्योग्राफी के 6 क्लास का तो पूरा मैराथन में डाल चुकी हूँ। 7th और 8th के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसके मतलब जिससे क्वेश्चन बार बार आता है हर एग्जाम में, उस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है, वो टॉपिक बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो वो आप जाके देख सकते हैं, बहुत लंबा वीडियो नहीं है वो। एग्जाम के एक दिन पहले भी आप देख लें, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। याद रखिएगा, वो बहुत ही अच्छा वीडियो है। उसमें टॉपिक्स जैसे कि ये संसाधन हो गया, ये सब ज्योग्राफी के देश सारे, और उसमें 6 क्लास का जो मैराथन का डाला हुआ है तो वो भी आप जरूर देख लें एक बार। ठीक है, तो ज्योग्राफी आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो क्या है, संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया उन्हें कहा जाता है। मतलब किसी क्षेत्र में पाए गए हैं, पाए जाते हैं लेकिन उपयोग नहीं किया गया, मतलब वो संभावना है कि हम उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर संसाधन मिल चुका है, अभी उपयोग नहीं कर रहे हैं तो भविष्य में तो उपयोग करेंगे, यानी कि संभावना है, तो क्या होगा, संभावित संसाधन। वास्तविक संसाधन क्या होता है, वास्तविक संसाधन वो होता है कि जिसका उपयोग अभी हम कर रहे हैं, यानी कि वास्तव में जो है हमारे उपयोग के लायक।
जिसका उपयोग अभी हम कर रहे हैं। बेकार संसाधन क्या होता है कि वैसे संसाधन जो उपयोग के लायक ही नहीं है। मूल्यवान संसाधन क्या होता है? मूल्यवान संसाधन होता है जिसका मतलब कि जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो हमारे लिए, ठीक है, वो होता है मूल्यवान संसाधन। अब है भारत की मानक देशांतर है। भारत की मानक देशांतर क्या है? भारत की मानक देशांतर 82.5 डिग्री पूर्व है। अब 82.5 डिग्री पूर्व तो है, लेकिन कैसे हम मानते हैं? तो ये जो पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है, बिल्कुल बीचों बीच जो ग्रीन बीच है, जिसे विश्व का मानक समय रेखा माना गया है, 0 डिग्री देशांतर पे, ठीक है, बिल्कुल 0 डिग्री देशांतर पे है ये। इसे ग्रीनविच कहा जाता है या विश्व का मानक समय रेखा भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहीं से इधर पूरब हो गया, इधर पश्चिम हो गया, उत्तर दक्षिण, तो यहीं से हम देखते हैं हर डिग्री। आपको पता है कि ये जो डिग्री वाला आता है, इसमें क्या है कि हर डिग्री पे, अभी चलो पहले मैं ये आपको समझाती हूँ। तो यहाँ से हमारा भारत कहाँ है? भारत हमारा उत्तर पूर्वी गोलार्ध है, मतलब कि यहाँ पे, ठीक है, ये विषुवत वृत्त है, ये ग्रीन विच है, 0 डिग्री देशांतर है, ओके। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, तो यहाँ से हमारे भारत के जो मानक देशांतर रेखा है, यानी कि भारत की जो मानक देशांतर रेखा या भारत का जो मानक समय रेखा, ये भी पूछा जा सकता है। ये मानक देशांतर रेखा और समय रेखा बेटा बिल्कुल एक ही चीजें हैं, इसके अलग अलग नाम है, तो ये भी पूछा जा सकता है। जो ग्रीन बीच से ये 82.5 डिग्री पूरब में है, यानी कि ग्रीन बीच से ये 82.5 डिग्री इधर है पूरब में है। तो वही है कि भारत का जो मानक देशांतर रेखा है वो 82.5 डिग्री पूरब में है, ठीक है, 82.5 डिग्री पूरब में इसे माना गया है भारत का मानक देशांतर रेखा, तो यहाँ पे है, ओके। अब हम समय कैसे निकालते हैं? कई बार क्वेश्चन आता है ना कि ग्रीन बीच पे मान लो 12 बज रहा है, तो उससे 80 डिग्री पूर्व में कितना होगा? या क्वेश्चन थोड़ा और घुमा के पूछेगा, तो ये पूछेगा कि ग्रीन बीच से 20 डिग्री पश्चिम में 2 बज रहा है, तो ग्रीन बीच से 80 डिग्री पूरब में कितना होगा, क्या टाइम हो रहा होगा? तो आप हमेशा ये याद रखिएगा, ग्रीन बीच तो 0 है, ठीक है, तो ग्रीन बीच पे जो भी टाइम आपका बताया जा रहा है, ग्रीन बीच से अगर हम पूरब की ओर बढ़ेंगे तो हर एक डिग्री पे 4 मिनट का अंतर होता है, याद रखिएगा, हर एक डिग्री पे 4 मिनट का अंतर होता है। तो यहाँ से क्या होगा, हर एक डिग्री पे 4 मिनट प्लस करते जाएंगे। ग्रीन बीच से अगर हम पश्चिम की ओर जाएंगे तो हर एक डिग्री पे 4 मिनट माइनस करते जाते हैं, ठीक है, क्लियर है? तो इस तरह आप समय निकाल सकते हो, बाकी मैं डिटेल से अपने वीडियो में बता चुकी हूँ। देखिए अब क्या है, जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार शैल में बदल जाते हैं तो उन्हें कहते हैं, बेटा ये चीजें भी मैं आपको कल की वीडियो में बता चुकी हूँ, जो मैं इंपॉर्टेंट सेल वाला भी पूरा डिटेल से बताई हूँ मैं कल की वीडियो में, क्योंकि सेल से भी क्वेश्चन आता ही है, हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। देखिए क्या है, जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार सेल में बदल जाता है उन्हें क्या कहते हैं? शिलाखंड। ये क्या होता है? ये आग्नेय सेल का उदाहरण होता है कि जब आग्नेय सेल, जब लावा जमीन के अंदर से निकलता है और वो तेजी से ठंडा होता है तो वो शिलाओं में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, तो आग्नेय सेल का उदाहरण होता है, वो बड़े बड़े सेल में परिवर्तित होते हैं, और वो क्या होता है, बहुत ज्यादा कठोरता के कारण परतदार सेल में बदल जाते हैं, तो उसे हम अवसादी सेल कहते हैं, ठीक है, परतदार सेल को क्या कहते हैं? अवसादी सेल कहते हैं। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है कि जीवाश्म किस सेल में पाए जाते हैं? तो जीवाश्म भी हमारे अवसादी सेल में ही पाए जाते हैं, क्लियर है? अब देखिए क्या है, जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता तो उसे क्या कहते हैं? स्वेच्छाचारी, धर्मनिरपेक्षता, प्रभुसत्ता, राजतंत्र, तो उसे क्या बोलते हैं? धर्मनिरपेक्षता, ठीक है, कि क्या है, राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता, कि एक संवैधानिक धर्म से राज्य की एक संवैधानिक दूरी बनी हुई है। भारत में क्या है, धर्म से राज्य की एक संवैधानिक दूरी बनी हुई है। संवैधानिक दूरी का मतलब होता है कि वो धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, हर धर्म को मानने वाले अपने हिसाब से, अपने धर्म के हिसाब से उस धर्म का पालन कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं। लेकिन धर्म के अंदर कोई वैसी कुरीति है जिससे उस समाज को, किसी समाज को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है, तो उस धर्म में हस्तक्षेप करके उन कुरीतियों का वो अंत कर सकता है, ठीक है। तो ये है हमारे देश की धर्मनिरपेक्षता की विशेषता, ओके। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि भारत की धर्मनिरपेक्षता और अमेरिका की धर्मनिरपेक्षता में क्या डिफरेंस है? तो भारत की धर्मनिरपेक्षता में क्या है कि संवैधानिक दूरी बनाई रखती है राज्य धर्म से, कि वो हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन अगर धर्म में कोई वैसी कुरीति है जो समाज के लिए नुकसानदेह है तो हस्तक्षेप करके उस कुरीति का अंत कर सकती है। लेकिन जो हमारा अमेरिका की धर्मनिरपेक्षता, उसमें क्या है कि राज्य धर्म में कभी कोई हस्तक्षेप करती ही नहीं है, किसी कुरीति को भी वो समाप्त नहीं करती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह लोक नृत्यों से सदा श्रेष्ठ होते हैं।
शास्त्रीय नृत्य क्या है, लोक नृत्यों से सदा श्रेष्ठ होते हैं, तो ये नहीं माना जा सकता कि लोक नृत्य से श्रेष्ठ सभी बराबर होते हैं। शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप हैं, तो बिल्कुल सही है। शास्त्रीय नृत्य जो होते हैं, डांस जो है उसके 8 मान्य रूप हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं उसके क्या है, 8 मान्य रूप हैं। कथकली कथक शैली का शास्त्रीय रूप है, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं है। कथक शैली को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मिली है, तो ये भी नहीं है, इसको पहले ही कथक शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता मिल गई थी। ठीक है, तो शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप हैं। कई बार ये क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा नृत्य है जिसके 8 मान्य रूप हैं, तो कौन सा है, शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं क्या है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना गया था, कौन से आंदोलन की शुरुआत माना गया था दांडी यात्रा को, तो आपको पता है ये क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। ठीक है, दांडी यात्रा कब हुई थी, 1930 में। अब दांडी यात्रा है क्या, दांडी यात्रा क्या था कि नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ किया था। अपने जो उनका ये था आश्रम साबरमती, साबरमती से वो दांडी के तट पर गए थे, वहां पर नमक बनाए थे। वो अपने कुछ प्रतिनिधियों के साथ गए थे, लेकिन फिर रास्ते में बहुत सारे प्रतिनिधि उनके जुड़ते गए और बहुत सारे लोग हो गए थे दांडी के तटों तक पहुंचते पहुंचते, और वहां पे वो क्या बनाए थे, समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था। अंग्रेजों के समय में नमक कानून था कि नमक पे बहुत ज्यादा टैक्स लगा हुआ था, और कोई भी भारतीय या कोई भी ऐसा व्यक्ति नमक नहीं बना सकता है, सरकार के द्वारा ही नमक बनाया जाएगा, और उस पर बहुत ही ज्यादा टैक्स था नमक पे। ठीक है, तो इन लोगों का मानना था, गांधी जी का मानना था कि नमक हमारी बेसिक जरूरत है, अमीर गरीब सबकी बेसिक जरूरत है, तो उस पर टैक्स लगाना गलत है। क्लियर है, तो ये है दांडी यात्रा। अब क्लियर है आपका दांडी यात्रा, और दांडी यात्रा मतलब नमक कानून तोड़कर ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, यानी कि सविनय अवज्ञा का मतलब क्या है कि सविनय, बहुत ही विनय पूर्वक हम आपकी आज्ञा की अवहेलना कर रहे हैं, हम आपकी आज्ञा नहीं मान रहे। तो अंग्रेजों का क्या कहना था कि कोई नमक नहीं बना सकता, तो वो दांडी तक जाके नमक बनाते, यानी कि अंग्रेजों की आज्ञा की अवहेलना कर रहे हैं। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अब देखिए, निम्न में से कौन सा अपरदन स्थल रूप है। याद रखिएगा, अपरदन का मतलब क्या होता है, तोड़ना, और निक्षेपण का मतलब होता है जमा करना। मैं कल के वीडियो में आपको ये भी बता चुकी हूँ, अपरदन और निक्षेपण भी, जो मैं इम्पोर्टेंट आपको 6th और 7th और 8th के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको बताई हूँ। ठीक है, तो बेटा प्लीज अब 6th के जो मैराथन है और 7th और 8th के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ज्योग्राफी के, वो जरूर देख लें। उसके अलावा अब ज्योग्राफी को कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर वो देख लें तो। क्या है, निम्न में से कौन सा अपरदन स्थल रूप है, तो अपरदन स्थल रूप लोएस। लोएस क्या होता है, वो ये होता है रेत का मैदान। तो रेत का मैदान तोड़ने के कारण थोड़े ना हुआ, तो जमा होने के कारण हुआ, तो ये क्या है, निक्षेपण का रूप हो गया। डेल्टा, डेल्टा भी क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारी नदियां मतलब कि वो अपने गाद को छोड़ देती है, तो उसको डेल्टा कहते थे। ये भी क्या हो गया, ये भी निक्षेपण का रूप हो गया। हिमोड़, हिमोड़ भी यही है कि जो बर्फ की नदियां होती है ना, वो अपने साथ जो भी चीजें लाती है, जैसे कि बाढ़ के पानी में गाद आता है, बर्फ की नदियों में जो भी चट्टाने या कुछ बहती हुई आती हैं, बर्फ की नदियों का मतलब क्या, हो ऊपर से बर्फ होता है, नीचे पानी होता है, तो वो वो मतलब छोड़ देती है वहां पे, उसे हिमोड़ कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों ही हमारा क्या है, निक्षेपण का रूप है। छत्रक शैल, छत्रक शैल क्या होता है, ये कहाँ की विशेषता, याद रखिएगा, ये सारे ये भी पूछते हैं कि विशेषता कहाँ की है। छत्रक शैल में क्या होता है कि जो बर्फ का पहाड़ होता है ना, वहां पे बर्फ के पहाड़ आपको रेगिस्तान में देखने को मिलते हैं, इस तरह के बर्फ के पहाड़ होते हैं, तो हवा के कारण क्या होता है कि नीचे से बर्फ का पहाड़ टूटता जाता है, और इस तरह टूट के ये छत्रक शैल यानी कि मशरूम के आकार का बन जाता है। ठीक है, छत्रक मतलब मशरूम, मशरूम के आकार का बन जाता है, तो ये कटने की बात आ गई ना, टूटने की बात आ गई, तो ये हमारा क्या है, अपरदन का उदाहरण है। छत्रक शैल हमारा क्या है, अपरदन का उदाहरण है। अब छत्रक शैल कहाँ की विशेषता है, छत्रक शैल रेगिस्तान की विशेषता है। हिमोड़ कहाँ की विशेषता है, हिमोड़ बर्फ की नदियों की विशेषता है। डेल्टा, डेल्टा कहाँ की विशेषता है, डेल्टा
जो भी नदियों के समुद्र में मिलने मिलने के वहां पे होती है, मतलब नदी के किनारे की विशेषता है, नदियों की विशेषता है। लोएस कहाँ की विशेषता है? लोएस भी रेगिस्तान की विशेषता है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन भी आता है कि कहाँ की विशेषता है। अब निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? अब याद रखिएगा, परंपरागत गैर परंपरागत क्या होता है। परंपरागत ऊर्जा का स्रोत वो होता है कि जिसका इस्तेमाल बहुत पहले से होता आ रहा है, और गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? जिसका इस्तेमाल हम अब नए नए में कर रहे हैं। तो परंपरागत का मतलब, परंपरा क्या होता है? हमारी परंपरा है, हम बोलते हैं ना कभी कभी तो हमारी परंपरा है, यानी कि बहुत पहले से ये चली आ रही हो, उसे परंपरागत ऊर्जा का स्रोत बोलते हैं। तो क्या है? जीवाश्म ईंधन, पवन, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। तो बेटा पवन ऊर्जा अब स्टार्ट हुआ है जो नवीकरणीय है, याद रखिएगा। सौर ऊर्जा भी नवीकरणीय संसाधन है। ज्वारीय ऊर्जा भी नवीकरणीय संसाधन है। ज्वार भाटा यानी कि पानी का जब तेज बहाव आता है या उससे ज्वारीय ऊर्जा बनाया जाता है। लेकिन जीवाश्म ईंधन क्या होता है कि जीवों के जमीन के अंदर दब जाने के कारण कोयले का निर्माण होता है, पेट्रोलियम का निर्माण होता है, तो इसके बनने में हजारों साल लगते हैं, यानी कि मनुष्य के जीवन से ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो ये सभी क्या है? ये हमारे परंपरागत ऊर्जा का स्रोत, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है जीवाश्म ईंधन। याद रखिएगा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा क्या है? गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। और ये तीनों ही हमारा नवीकरणीय संसाधन, लेकिन जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय संसाधन है। संसाधन के चैप्टर में मैं फिर से बोल रही हूँ, कल का वीडियो आप जरूर चेक करिएगा, उसमें ये करवा चुकी हूँ मैं दोबारा से। फिर भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है। निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है गुरु के पास जाकर गुरु के समीप बैठना? ठीक है, किस साहित्य की धरोहर का अर्थ है गुरु के पास जाकर या गुरु के समीप बैठना? तो ये उपनिषद का अर्थ है, याद रखिएगा। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। बिल्कुल याद रखिएगा बेटा, ये उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठना। ओके, ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, और 2-3 बार यहाँ नहीं, ये यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि गुरु के समीप बैठने का मतलब किस साहित्यिक धरोहर का अर्थ है गुरु के समीप बैठना। ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है। तो उपनिषद का साहित्यिक धरोहर है भारत में, जिसका अर्थ क्या है? गुरु के समीप बैठना। ओके, अब देखिए, किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में तो कर प्रथा था ही नहीं। याद करिए, हड़प्पा सभ्यता में क्या होता था कि वो सैनिक, मतलब कि कर प्रथा का बहुत ज्यादा महत्व नहीं था, और वो ज्यादा उपहार पे डिपेंड थी। वैदिक काल में भी नहीं था। महाजनपद में कर प्रथा का बहुत ज्यादा महत्व था, क्योंकि महाजनपद में क्या हुआ था कि लोग अब सेना रखने लगे थे, किलेबंदी कर चुके थे, तो सेना को अब सेना का खर्च उठाने के लिए उन्हें टैक्स लेने, मतलब टैक्स की जरूरत पड़ती थी। वो लोगों से टैक्स लेते थे, अपने ही राज्य के लोगों से। तो महाजनपद में कर प्रथा का बहुत ज्यादा महत्व है। ठीक है, अब भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? तो भारत में जो मुंडा जनजाति है वो छोटा नागपुर में निवास करती है। बेटा जनजातियों के बारे में मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो वो भी क्वेश्चन कभी कभी आता है, मतलब आते ही है क्वेश्चन, किसी न किसी जनजाति के बारे में क्वेश्चन आता है, तो वो चैप्टर भी आपको अब तो खैर आप कर चुके होंगे, कोई बात नहीं, इतना हो चुका है, लेकिन एक बार रिवीजन में वो सब देखते रहिएगा। ठीक है, अब पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को क्या कहते हैं? ये तो बहुत इजी है। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को परिक्रमण कहते हैं। घूर्णन क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने को घूर्णन कहते हैं। कक्षीय समतल क्या है? मतलब समतल पर पृथ्वी, कक्षीय समतल। प्रदीप्ति वृत्त क्या है कि जो, मतलब कि मान लो ये पृथ्वी है, दिन और रात को अलग करती है एक रेखा, उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। ये एक रेखा ऐसे होती है, यहाँ से क्या होता है कि सूर्य की किरण पड़ रही है, तो जहां तक सूर्य की किरण पड़ रही है और जहां सूर्य की किरण नहीं पड़ी, मान लो ऐसे हो जाएगा, है ना, इस तरीके से होगा। सूर्य की किरणें, तो यहाँ पे सूर्य की किरण पड़ रही है, यहाँ पे नहीं पड़ी है, दिन हो गया, इधर रात हो गया, तो ये जो रेखा होती है, यानी कि वैसी रेखा, वैसी लाइन जो दिन और रात को अलग कर रही है, वो प्रदीप्ति वृत्त होती है। कक्षीय समतल क्या होता है? आपको पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर थोड़ी सी झुकी हुई है, तो यहाँ से एक रेखा गुजरती है बिल्कुल बीच में, इसी को कक्षीय समतल कहते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल से कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन अगर आए थे पृथ्वी ध्रुवों से कितनी झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। क्लियर है? तो ये सारे आपको क्लियर हो गए होंगे बेटा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है हमारा।
विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? तो अकबर ने बढ़ाया था विश्व शांति का विचार आगे। फिर खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? खालसा की स्थापना करने वाले गुरु गोबिंद सिंह थे। बेटा ये कुछ नाम है जो आपको याद करना होगा, जो चीजें मैं करा चुकी हूँ। बस आपका रिवीजन है, आप सुनिए इसे, मुझे पता है आप सभी को याद है, बस सुनना है, ठीक है, सुन के याद करना है। अब देखिए नेक्स्ट, निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श है? वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श हमारा समताप मंडल है। पहले ही बता चुकी हूँ मैं। समताप मंडल में क्या होता है कि जो तापमान है घटता बढ़ता नहीं है, तापमान समान होता है। तो तापमान समान होने के कारण वहां पे वायुयान उड़ाने के लिए यानी कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए बहुत अच्छा वो माना जाता है, आदर्श माना जाता है। और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ठीक है। समताप मंडल की दो विशेषता है कि समताप मंडल में ओजोन परत है, जो कि सूर्य की जो परावैंगनी किरणें होती हैं जो हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह है, हमारे लिए नुकसानदेह है, उसे पृथ्वी तक आने से रोकती है, ठीक है। तो समताप मंडल की दो विशेषताएं, वायुयान उड़ाने के लिए उपयोगी है, सबसे आदर्श है, और क्या है यहाँ पे ओजोन की परत है। बेटा ये भी जितने भी ज्योग्राफी में आए हुए हैं ये भी मैं कल के जो इंपॉर्टेंट मैं अभी इसके साथ से टैग कर दूंगी उस वीडियो को, उसे आप जरूर चेक करिएगा, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में क्या बोला गया था? जीवन के अधिकार के बारे में बोला गया था। अब जीवन का अधिकार क्या है? जीवन के अधिकार में क्या सिर्फ जिंदा रहने का अधिकार है? बिल्कुल नहीं। जीवन के अधिकार में सिर्फ जिंदा रहने का अधिकार नहीं है, बल्कि इसमें स्वच्छ पानी और स्वच्छ जल का भी अधिकार शामिल है, ठीक है। जीवन के अधिकार में क्या है? स्वच्छ पानी और स्वच्छ जल का भी अधिकार शामिल है, याद रखिएगा। स्वास्थ्य, स्वच्छ पानी, स्वच्छ जल और स्वच्छ वातावरण का अधिकार शामिल है हमारे जीवन के अधिकार में, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है संसद, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी कानून निर्माण करने वाली संस्था कौन है? संसद है। और कानून बनाने वाले कौन होते हैं? सांसद, हमारे द्वारा चुने गए मंत्री, वही सांसद बनते हैं, वही कानून बनाते हैं, ठीक है। तो भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था कौन सी है? संसद है, बिल्कुल याद रखिएगा, संसद में ही कानून बनाया जाता है। कानून में संशोधन कहाँ पे किया जाता है? न्यायपालिका में। अगर संसद के द्वारा बनाए गए कानून में कोई कमी लगे या फिर जनता के लिए वो नुकसानदेह हो, संविधान से रिलेटेड ना हो, तो न्यायपालिका उसमें संशोधन कर सकती है या न्यायपालिका उस कानून को रद्द कर सकती है, ठीक है। लेकिन कानून निर्माण कहाँ पे होता है? संसद में होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता है, इसलिए वे कभी अनावृत नहीं दिखते हैं? अनावृत यानी कि कभी भी वो पतझड़ का मौसम नहीं आता। तो ये कौन सा है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार वन में क्या होता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भूमध्य रेखा के आसपास पाया जाता है। सबसे पहले तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार कहाँ पे पाया जाता है? भूमध्य रेखा के आसपास पाया जाता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इसमें क्या होता है? इसमें हर दिन करीब 4 घंटे बारिश होती ही है, क्योंकि इसका कारण क्या है कि भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाने के कारण सूर्य की किरणें बहुत तेज पड़ती हैं यहाँ पे, और यहाँ वाष्पीकरण ज्यादा होता है। वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो बादल भी ज्यादा बनेगा, बादल ज्यादा बनने के कारण यहाँ बारिश भी ज्यादा होती है। यहाँ के पेड़ पौधे हमेशा हरे भरे होते हैं, ठीक है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के पेड़ पौधे हमेशा हरे भरे होते हैं। ब्राजील का जो ये अमेजन बेसिन का जंगल है वो भी उष्णकटिबंधीय सदाबहार का भी उदाहरण है। भारत में अंडमान निकोबार में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। बेटा ये क्वेश्चन आता है इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है, कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पे होता है? कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में, यानी कि भूमध्य रेखा से थोड़ा ऊपर और भूमध्य रेखा से थोड़ा नीचे, यानी कि कर्क रेखा से और मकर रेखा के बीच में जितने भी क्षेत्र हैं वहां पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है, ठीक है। क्लियर है। और बाकी मैं वीडियो में बता चुकी हूँ। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में क्या होता है कि यहाँ साल के 4 हफ्ते यहाँ के पेड़ पौधे, यहाँ शुष्क मौसम थोड़ा होता है तो मतलब कि पानी की बचत के लिए अपने पत्ते गिरा देते हैं, इसलिए यहाँ पे पतझड़ का मौसम होता है। शीतोष्ण सदाबहार वन, शीतोष्ण सदाबहार वन कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुव वृत्त और मकर रेखा से दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच में पाया जाता है। शीतोष्ण पर्णपाती वन ये भी बिल्कुल उत्तरी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के पास पाया जाता है। क्लियर है ये आपका? अब है कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है, कहलाती है। तो कृषि की एक पद्धति जिसमें क्या है? आधुनिक मतलब उपकरणों का उपयोग किया जाता है, किसके लिए? अत्यधिक उत्पादन, अत्यधिक अनाज या फिर कोई भी चीज जो कृषि में हम बो रहे हैं वो खाद्य पदार्थ हो, अखाद्य पदार्थ हो, उसे ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करने के लिए। वाणिज्यिक कृषि, गृहन कृषि, स्थानांतरित कृषि, निर्वाह कृषि। तो निर्वाह कृषि क्या होता है? निर्वाह कृषि तो बस अपने जीवन यापन के लिए किया जाता है, ठीक है। निर्वाह कृषि क्या है कि बस अपने जीवन यापन के लिए किया जाता है। इसमें बहुत ज्यादा
मतलब कि व्यापक स्तर पर ये कृषि नहीं की जाती है निर्वाह कृषि। तो निर्वाह कृषि तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये जीवन यापन के लिए किया जाता है। स्थानांतरित कृषि जिसे झूम कृषि या कर्तन एवं दहन कृषि कहते हैं, उसमें भी क्या होता है कि छोटे पैमाने पे लोग मतलब अपने जीवन यापन के लिए ही कृषि करते हैं। गहन कृषि क्या होता है? गहन कृषि में लोग बड़े पैमाने पे कृषि करते हैं, लेकिन क्या होता है जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग किया जाता है। आधुनिक आगतों का उपयोग इसमें नहीं किया जाता, इसमें व्यापक स्तर पर है तो व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग नहीं किया जाता। वाणिज्यिक कृषि बिल्कुल सही राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि वाणिज्यिक कृषि का मतलब होता है कि व्यापार के लिए वो कृषि कर रहे हैं तो व्यापार के लिए अगर वो कृषि कर रहे हैं तो बिल्कुल आधुनिक उपकरणों का उपयोग करके वो ज्यादा से ज्यादा फसल या अखाद्य फसलें उपजाना चाहेंगे, ताकि उन्हें ज्यादा आमदनी हो। अब जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयां एक दूसरे के नजदीक स्थित होती है और अपनी नजदीकी का लाभ उठाती है, उसे कहते हैं, उसे औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत सी औद्योगिक इकाई यानी कि बहुत से औद्योगिक मतलब उद्योग जो होता है एक दूसरे के नजदीक होते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं, वो एक दूसरे से लाभ उठाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं हम, क्या है हमारा नेक्स्ट। एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं कहलाता है निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। बहुत ही इजी है, सभी को पता होगा कि एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं क्या कहलाता है? निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अब क्या है? उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट वो जापान के आसपास समुद्र मत्स्य प्रचुर है, क्योंकि उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट में क्या है? अटलांटिक महासागर। याद रखिएगा, अटलांटिक महासागर है। और जापान के आसपास समुद्र, वो भी अटलांटिक। जापान के आसपास भी क्या है? अटलांटिक नहीं, जापान के आसपास हमारा ये है प्रशांत महासागर। ओके, जापान के आसपास समुद्र मत्स्य प्रचुर है, मतलब वहां पे मछलियां बहुत पाई जाती हैं। क्यों? तट के साथ एक ठंडी धारा बहती है। बेटा, जहाँ पे ठंडी धारा बहेगी वहां मछलियां ज्यादा नहीं मिलेंगी। तंदुरी तटीय क्षेत्र, जहाँ पे तंदुरी तटीय क्षेत्र यानी कि टूटा फूटा तटीय क्षेत्र होगा, वो किसके लिए अच्छा होता है? नौकायान के लिए, मतलब नाव को किनारे तक ले जाने के लिए, नाव को किनारे पहुंचाने के लिए तटीय क्षेत्र का टूटा फूटा तंदुरी तटीय क्षेत्र जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। और जो अटलांटिक महासागर का तटीय क्षेत्र है वो तंदुरी का, इसलिए वो व्यापार के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, यानी कि वहां से नाव बहुत अच्छे से जा सकती है और किनारे तक आ भी सकती है। तट के साथ गर्म धारा, अगर तट के साथ सिर्फ गर्म धारा होगी तो भी वहां पे ज्यादा मछली नहीं होगी। गर्म व ठंडी धाराओं का मिलन, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। जहाँ पे गर्म और ठंडी धाराओं का मिलन होगा वहां पे मछलियां ज्यादा पाई जाती है। तो इसकी यही विशेषता है कि उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान के आसपास समुद्र मत्स्य प्रचुर है। क्यों है? क्योंकि वहां पे गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं। और ये कहाँ पे? कुछ तो प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, कुछ अटलांटिक महासागर का क्षेत्र है। ठीक है, अब विश्व के 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है कहाँ पे? एशिया और अफ्रीका में। याद रखिएगा, एशिया और अफ्रीका में विश्व की 80% से ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, अब जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहते हैं। ओके ओके बेटा, चलिए आगे देखते हैं। अटलांटिक महासागर के विषय में निम्नलिखित में से सत्य है। क्या तथ्य है? पहला है, यह अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का है, बिल्कुल सही है। अटलांटिक महासागर क्या है? अंग्रेजी के एस आकार की तरह है। इसकी तटरेखा सरल एवं रेखीय निबंध है, गलत है। मैं आपको बता चुकी हूँ पीछे ऊपर कि इसकी तटरेखा टूटी फूटी है, सरल नहीं है, ये टूटी फूटी है। व्यापारिक दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है, ये भी बिल्कुल सही है। उसकी तटरेखा चूंकि टूटी फूटी है, इसी कारण ये व्यापारिक दृष्टि से व्यस्त महासागर है, क्योंकि यहाँ से नाव ले जाना और लाना बहुत ही आसान है। ठीक है, तो हमारा ए और बी सही है। ए और सी सही है। ओके, ठीक है। सूफी संत के मकबरे को कहा जाता है, सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता है? जहाँ पे सूफी संत का मकबरा होता है उसे क्या कहा जाता है? दरगाह कहा जाता है। ठीक है, दरगाह ही कहा जाता है सूफी संत के मकबरे को। अब निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण स्थल है? भीमबेटका पूरा पाषाण स्थल है। याद करिए, जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रही थी, जब 6th क्लास की हिस्ट्री पढ़ाई थी, उसमें एक मैप था, दूसरे या तीसरे चैप्टर में एक मैप है, उसमें मैं आपको बताई थी कि इस मैप में सारे ही जो स्थल थे उसके बारे में नाम दिया गया था, कब का है, कौन सा पूरा पाषाण स्थल है उसके बारे में दिया गया था। और पूरा पाषाणी कौन सा स्थल है उसके बारे में दिया गया था, तो वो भी आपको एक बार जरूर देखते हुए जाइएगा। ठीक है, तो भीमबेटका क्या है? पूरा पाषाण स्थल है। अब है मौर्य
शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ है? तो कलिंग वर्तमान में जो लास्ट लड़ाई अशोक की थी, कलिंग की लड़ाई, वहां पे क्या हुआ था? उस लड़ाई के बाद अशोक ने लड़ाई बंद कर दी थी, मतलब क्या कहते हैं, संन्यास ले लिया था उन्होंने लड़ाई से, ठीक है। उन्होंने फिर उसके बाद वो बौद्ध धर्म अपना लिए थे। अशोक और बौद्ध धर्म का प्रचार भी करने लगे थे बहुत ज्यादा। नेपाल, श्रीलंका, यहाँ तक बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया था अशोक के द्वारा, ठीक है। और ये जो कलिंग है हमारा, कलिंग कहाँ पे है? के उड़ीसा में है, ठीक है, वर्तमान उड़ीसा में है कलिंग। क्लियर है? अब है मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है। मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को कैसे समझा जा सकता है? रूढ़ चित्रों द्वारा, रेखा चित्रों द्वारा, वर्णमाला अक्षर द्वारा, विषय संबंधी मानचित्रों द्वारा। रूढ़ चित्रों द्वारा, जब मानचित्र हम पढ़ रहे थे 6 की ज्योग्राफी भी तो याद करिए, उसमें बहुत सारे रूढ़ चित्र, यानी कि जो अगर पटरी होती है तो रेल की पटरी को, छोटी पटरी को ऐसे दिखाया जाता था, बड़ी पटरी को भी अलग तरीके से दिखाया गया था, ऐसे छोटी पटरी को नहीं बन पा रहा है मुझसे अभी, छोटी पटरी को, बड़ी पटरी को। तो वो क्या है कि मानचित्र में इस तरह के मतलब कि चित्र दिखाए जाते हैं, चिन्ह दिखाए जाते हैं। तो वो चिन्ह ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में, पूरे विश्व में मान्य है, इसलिए उसको रूढ़ चिन्ह बोला गया है, पूरे विश्व में वो मान्य है, ठीक है। तो यही है कि मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा क्या है? रूढ़ चित्र है। रूढ़ चिन्ह ही सर्वव्यापी भाषा है। तो बेटा ये सारे ही मैं आपको करा चुकी हूँ, ओके। तो ये क्वेश्चंस कराने का मेरा यही है, मतलब कि ये क्वेश्चन आप सारे कर लीजिए। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन मैं आपको समझा चुकी हूँ, क्वेश्चन को घुमा के भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए सबको सबके बारे में पता होना चाहिए। अगर हमें पता होगा तो इसे घुमा के, कितना भी घुमा के पूछ ले, हम बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बाकी बेटा प्रीवियस ईयर के और भी जो क्वेश्चन पेपर में अपलोड कर चुकी हूँ, जो मेरे चैनल पे हैं, उसे आप जरूर देख लें। 4-5 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आज जरूर देख लें आप, ठीक है। बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा आपके लिए। और जो मैराथन क्लासेस है, अगर आप उसे अब देखना चाहते हो तो देखें, वरना आप देख चुके होंगे मुझे पता है। बस बिल्कुल टेंशन फ्री होके एग्जाम देने जाएं, कोई टेंशन मत रखें, आपका एग्जाम क्लियर होगा। बिल्कुल टेंशन फ्री रहें आप एग्जाम देते समय, ओके। और एग्जाम के बाद, पेपर देके आने के बाद मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका पेपर कैसा हुआ, मेरे बताए हुए कितने क्वेश्चन आपको मिल पाए उसमें, ठीक है। और मतलब मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहने से आपको फायदा हुआ या नहीं हुआ, ये आप प्लीज जरूर आके मुझे बताएं इस चैनल पे एग्जाम देने के बाद। ओके बच्चों, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।